सो गाइज वेलकम बैक टू माय शो। और ये हमारा पहला ऐसा एपिसोड होने वाला है जहाँ पर मैं किसी और के साथ बैठ करके एज ए पॉडकास्ट या किसी से मैं उनके बारे में या उनसे रिलेटेड चीज़ें या आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं वो हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर प्रवीण सर, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं। और यहाँ पर जो विद्या भवन है दिल्ली का काफ़ी फेमस है, भारतीय विद्या भवन, और वहाँ पर सर प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। तो मतलब आपको जो भी चीज़ें मिलने वाली है वो एक ऑथेंटिक वे में होने वाली है, ऐसा नहीं है कि जस्ट यूं ही बोल दिया गया है। तो हम सर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आप मेरे से क्वेश्चंस करते हो, तो उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले बात करेंगे कि क्या जो नंबर्स होते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में हम नंबर की बात करते हैं, तो क्या इसका हमारे रिश्तों में प्रभाव पड़ता है? जी, आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। रिलेशनशिप आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है। सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को। जी नहीं, ये बहुत ही जिम्मेदारी से बताने वाला विषय है। देखिए, एक व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बनता है आपके मूल से। मूलांक यानी आप किस दिन पैदा हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका मूलांक क्या है, आपके अपने कैसे घर के कैसे माहौल में देश काल पात्र के अनुसार आपका डेवलपमेंट हुआ, आपकी ग्रोथ हुई है, किस संस्कारों के तहत आपका पालन पोषण हुआ है। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी में और बाह्य कारकों का फैक्टर का प्रभाव क्या क्या रहा है, ये आपके स्वभाव को, पर्सनैलिटी को बनाते हैं। एज वेल वो फिजिकल पर्सनैलिटी और मेंटल पर्सनैलिटी के मूलांक से हम देखते हैं किसी व्यक्ति की। और साथ में अगर रिलेशनशिप की बात आए तो मूलांक एक हद तक रोल करता है आपकी सोच में, लेकिन रिलेशनशिप के मैटर में भाग्यांक का बड़ा योगदान है। क्योंकि मूलांक से हमें मिलते हैं माता पिता, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारी पैतृक संपत्ति, वहाँ का पैसा, बीमारियाँ। लेकिन भाग्य से मिलते हैं हमें मित्र, भाग्य से मिलते हैं हमारे दोस्त, यानी जिन पर हमारा अधिकार है, हम चीज़ों को कुछ हद तक सक्षम है चूज़ करने में। जिन पर हम चूज कर सकते हैं। हैं। हाँ जी। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले मैं भाग्यांक को अहमियत देना चाहता हूँ। तो उसमें अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके भाग्यांक को आपस में मित्र होना आवश्यक है। और ये एक से लेकर 9 नंबर तक में ना मित्रता और शत्रुताओं के बड़े भाव होते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि हम 1 और 9, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य 1 नंबर सूर्य है, 9 नंबर मंगल का है, तो बहुत अच्छा परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये 1 और 9 नंबर जो हैं ये कहाँ से आएंगे, मतलब हमारे डेट ऑफ बर्थ से? ये आपके भाग्यांक क्या होता है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसका टोटल कर लें, जो नंबर आएगा वो आपका भाग्यांक होगा। जिस दिन आप पैदा हुए, जिस तारीख को आप पैदा हुए हो, आपका जन्म हुआ है, उस दिन का जो टोटल होगा, जो सम होगा, वो आपका होगा। जैसे किसी का बर्थ हुआ है 11 सितंबर 1998, तो जी क्या होगा इसका भाग्य? 11 सितंबर 1998। ओके, तो इसका 11 सितंबर का मूलांक तो हो गया 2, क्योंकि 11 है तो 11 का टोटल 2 हो गया। और वैसे 11 को ना अपने आप में एक मास्टर नंबर भी माना जाता है। हम सुनते हैं ना 1 और 1 11, तो ये वो भी है, ठीक है ना। मतलब 1 और 1 मिले तो स्ट्रेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। अब आपने बताया 11 सितंबर, 11 सितंबर का मैं टोटल करूँगा तो 11 का 2 और सितंबर का 9, फिर सितंबर का 9 हो गया और 1998, कुल मिला के 9.5 हुए। हम 9 में कुछ भी जोड़ दें, इसका भाग्यांक भी 2 ही आएगा। यानी इस व्यक्ति का मूलांक भी 2 है और इसका भाग्यांक भी 2 है। और यदि हम इसके कुआ नंबर 1 होता है, उसकी भी कैलकुलेशन होती है अलग तरीके से। वो अगर ये मेल की है ग्रेड, तो हम बात करेंगे कि इसका जो कुआ नंबर है वो भी 2 हो जाएगा। तो मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर 2 हो गया, फ्रिक्वेंसी 2 की 3 बार आ गई। ये व्यक्ति जो ना हाईली इमेजिनेटिव होगा, मूड स्विंग इसके बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसको 2 नंबर वाले को एक ऐसा पार्टनर खोजना चाहिए, वो तो प्रारब्ध के थ्रू मिलते हैं, जिसका भाग्यांक अगर 2 है तो उसके जो मित्र आए हैं, जैसे रिलेशनशिप में जा रहा है, वो 1 नंबर वाले हों, क्योंकि 2 चंद्रमा हैं। तो उसका जो भाग्यांक है वो 1 नंबर सूर्य हो, सूर्य चंद्रमा राशि ग्रह हैं। 2 के साथ मान लो किसी व्यक्ति का मूलांक भाग्यांक 2 है और उस किसी लड़की का भाग्यांक मान लो 4 है, तो चंद्रमा और राहु का कनेक्शन आ गया, शत्रु का कनेक्शन है। तो उसमें थोड़ा सा भाग्य से जुड़ी हुई दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि भाग्यांक बहुत अच्छे होते हैं, भाग्य से हम मिल तो सकते हैं। हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे कि भाग्यांक से हम मिलते हैं, शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है, उसके बाद नहीं टिकती। क्योंकि भाग्यांक विवाह तो करा सकता है, रिलेशनशिप में तो ला सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में टिकना या ना टिकना वो आपकी नेचर पर, आपके मूलांक पर डिपेंड करेगा।
अब मान लो किसी का फॉर एग्जाम्पल भाग्यांक 1 और 3 है या 1 या 5 है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन उनके मूलांक अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, कैसे किसी का लड़के का मूलांक 3 और लड़की का मूलांक 6, तो वही हो गया 36 का आंकड़ा। हमने सुना है ना 36 का आंकड़ा क्या होता है, 36 का आंकड़ा वही होता है। तो इसमें गुण नहीं मिलते। तो हमें जब भी रिलेशनशिप में आए तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने मूलांक भाग्यांक को देखें, और अगर कहीं पर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो उसे इम्प्रूव करने का प्रयास करें। ओके, तो जैसे हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो हम उसके डेट ऑफ बर्थ से ये चीज़ें निकाल करके हम जान सकते हैं कि इसके साथ मेरा फ्यूचर कैसा होगा। देखिए वैसे तो जब प्रेम होता है तो नंबर नहीं देखे जाते, है ना। हाँ। लेकिन अगर मैरिज कंपेटिबिलिटी की बात आ रही है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से हमको उन दोनों बच्चों की ग्रिड बना के सामने रखनी चाहिए। ग्रिड में क्या होता है, उन बच्चों के आपस में डेट ऑफ बर्थ जो है, जो ग्रिड में नंबर आए, क्या एक दूसरे को वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नंबर एक दूसरे का पूरा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़के की ग्रिड में 3 नंबर नहीं है और लड़की की ग्रिड में 3 नंबर है, ग्रिड मतलब न्यूमरोलॉजी की कुंडली, अगर उनकी शादी हो रही है तो लड़की शादी के बाद उस लड़के का भाग्योदय तय माना जाता है। मतलब वो कंप्लीट कर दे रही है, वो कंप्लीट करती है, तो लड़की एक मार्गदर्शक के रूप में लड़के के साथ रहेगी, एक अच्छी चीज मानी जाती है। हाँ, तभी कहते हैं इसके पैर पड़ने से मेरा घर पैर अच्छा पड़ने हो से, गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेनली वही होता है। जी जी जी। ओके, तो अगर किसी इंसान के साथ जैसे हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ यार किसी इंसान को अगर हम प्यार करने की बात आए तो कोई इंसान हमें अट्रैक्टिव लग सकता है, अच्छा लग सकता है और हमें प्यार हो सकता है, लेकिन जब हम रिश्ते बनाने जाएंगे तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि यार रिलेशनशिप इसके साथ लॉन्ग टर्म कैसे चलाना है, चीज़ें कैसे होंगी, सोचना भी चाहिए। हाँ, तो इसमें तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई देख लें एक बार कि क्या इस इंसान के साथ हम लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुरू में तो हर रिश्ता अच्छा लगता है, हर एक इंसान का एकदम अच्छा पीरियड चल रहा होता है। एक टाइम के बाद हम उस इंसान को थोड़ा, या तो हम कहें कि हम जानने लगते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उस इंसान की रियल पर्सनालिटी हमारे सामने आती है, और फिर हमें वहाँ पे देखना होता है कि इस इंसान के साथ हम आगे सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। हम अंक विद्या का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। हाँ, ओके। तो जैसे अभी आज के टाइम पीरियड में है कि कोई इंसान है, रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम हो गया, फिर ब्रेकअप हो जाता है और वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो इंसान हमारे पास आ जाए? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गया, आपसे दूर गया है, तो निश्चित रूप से उसका मन आपकी तरफ से विरक्त हुआ है। हाँ, ठीक है। और मन का विरक्त होना, इसका मतलब 2 नंबर का प्रभाव आया है। उस समय उस व्यक्ति का चंद्रमा, यानी जो मन का कारक 2 नंबर है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? पहले तो मनोवैज्ञानिक रूप से उस व्यक्ति के समझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अंकों की अगर बात आती है तो सबसे पहले आपको उस समय अपना पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे देखना चाहिए। जैसे ज्योतिष में दशा महादशाएं होती है ना, इस तरह का, कि ये व्यक्ति मेरे से जो दूर गया है वो किस काल में मेरे से दूर गया है। उन नंबरों से संबंधित आपको उपाय करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 2 नंबर आपका ठीक नहीं है, यानी चंद्रमा आपका दूषित हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, उससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। सूर्य की उपासना होती है, बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जिनकी रेमेडी करके हम उस चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं, और सामने वाले का ध्यान करके, मेडिटेशन करके उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं वाइब्रेशन। जैसे मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी में लोग बोलते हैं कि इतने टाइम के बाद वो इंसान वापस आ जाएगा, या उसके अंदर वो फीलिंग्स आ जाएंगी और वो आपके पास वापस आएगा, तो ये कैसे तय होता है कि वो कब आएगा? बेसिकली आपने टैरो में ये बात ज़्यादा सुनी होगी। हाँ, मैंने टैरो देखा है, मतलब वो अलग तो चीज़ है। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल ये बताया जा सकता है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, कि ये व्यक्ति कब लौट के आपके लाइफ में आएगा। अगर आपकी दशा महादशा, आपके भाव, जिन भावों से वो व्यक्ति गया, जैसे हम सप्तम भाव कहते हैं, सप्तम भाव विवाह का होता है और पंचम भाव प्रेम का होता है, तो उनकी दशा महादशा, अंतरदशा, उनके प्रत्यंतर और बहुत सारे गोचर, ग्रहों के गोचर के आधार पर ये बात बताई जा सकती है। यही बात न्यूमरोलॉजी में बताई जा सकती है। यदि उस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत लंबे समय तक खराब है, 2 नंबर का उसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो हो सकता है वो व्यक्ति आए ही ना। लेकिन अगर, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना, कई बार होता है आपका जीवन साथी, आपको प्रेम करने वाला लौट के आ जाता है, कई बार वो परमानेंटली चला जाता है। ठीक है, तो परमानेंटली जा सकता है, इसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए। और वो आ भी सकता है, अगर वो कुछ समय के लिए गया है तो हो सकता है आपका पर्सनल डे आपका खराब चल रहा हो, 2-4 दिन में वो लौट के वापस आ जाए। थोड़ा और हुआ तो पर्सनल मंथ में 1-2 महीने में सब आ जाए। लेकिन अगर आपका वो पर्सनल ईयर एंटी चल रहा है,
तो हो सकता है वो आपसे दूर जा चुका हो। हाँ, क्योंकि ब्रेक ज़्यादा हो जाएगा उस इंसान का। तो क्या अगर हम किसी इंसान से शादी करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलाना ज़रूरी होता है? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कुंडली मिलाना। देखिए कुंडली जो है बेसिकली आप जब पैदा हुए हो ना, उस समय प्रारब्ध के द्वारा एक कोड में लिखी गई एक सूत्र है जिनको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। उस समय किसी विशेष नक्षत्र में आपका जन्म होता है, उस नक्षत्र का कोई स्वामी होता है, उस स्वामी के अनुसार आपको ग्रहों की दशा महादशाएं मिलती हैं और ये भी तय होता है वो कितने समय की मिलती है। अगर बचपन से किसी को षष्ठेश की दशा मिल जाती है तो उसकी शुरुआती में हॉस्पिटल से ही पीड़ित होने से हो जाती है, जन्म के बाद सीधे घर नहीं आ पाता वो। ठीक है, अगर उसकी दिशा भाग्येश की दशा मिलती है तो उसके आने से घर में संपन्नता आनी चालू हो जाती है। अगर चतुर्थेश की दशा हो जाती है तो उसके आने से घर में नया मकान बनना चालू हो जाता है, नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अगर द्वितीयेश की है तो घर में कुछ धन लाभ होना चालू हो जाता है। अगर पंचमेश की है तो घर में बहुत सुख समृद्धि और बहुत आने लगती है। एकादशेश की या दशमेश की हो जाए तो उसके पिता की नौकरी लग जाती है, कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ अच्छा काम हो जाता है। तो द्वादशेश की हो जाती है तो कुछ थोड़ा नकारात्मक परिणाम भी मिलने चाहे होते हैं दिशाओं का। और कुंडली मिलान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली में क्या होता है कि एक हमारे यहाँ मांगलिक दोष होता है। मंगल को विवाह के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना गया। कुंडली के लगभग 6 भावों में, और साउथ इंडिया में एक दूसरे भाव को भी अतिरिक्त भाव मानते हैं। इसमें ये देखा गया कि अगर इन भावों में मंगल होता है वो शादी के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है, लग्न में या सप्तम भाव में शादी को पीड़ित करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि लड़के लड़की की कुंडली का प्रॉपर विमोचन करना चाहिए। सबसे पहले कुंडली मिलान में अष्टकूट मिलान होता है। अष्टकूट मिलान में एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भकूट मिलान। इसमें राशि मिलान हम ये देखते हैं इस व्यक्ति का मन मिलेगा नहीं मिलेगा। 7 बिंदु प्राप्त होते हैं, 36 गुण सुने आना आपने, तो उसमें 7 नंबर तो पूरे भकूट मिलान के इनके मन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक होता है इनका नाड़ी मिलान, जो संतान संबंधी चीज़ों के लिए देखा जाता है। उनके गुण मिलान, आपके गण राशि राशि अधिपति, बहुत सारे मिलान होते हैं। तो निश्चित रूप से मैं अपने सभी लोगों को बोलूँगा कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडलियाँ दिखवाएं, लेकिन इनपुट जैसा होगा वैसा आउटपुट आएगा। निश्चित रूप से ध्यान रखें आपकी कुंडली बिल्कुल सही समय की होनी चाहिए। ओके, बट हमने ये चीज़ें देखी है कि जैसे शादियाँ हो रही हैं, कुंडली मिला के भी हो रही है, फिर भी उनके बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चलती हैं। समटाइम्स वो डिवोर्स हो रहा है, समटाइम्स उनकी अपनी बन नहीं रही एक दूसरे से। तो ऐसा क्यों होता है फिर, अगर हमने सारी चीज़ें देखी हैं पहले से? तो देखिए हमने अभी तक देखा है शादी मिलान के समय जब शादियाँ करनी होती है ना और रिश्ता अच्छे आ गए होते हैं तो कई बार फेक कुंडलियाँ भी बहुत जनरेट कर दी जाती हैं। ये भी होता है। हाँ, ये भी हो सकता है ना, देखा गया ऐसा। और सबसे पहले कुंडली देखने से पहले कुंडली रेक्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अक्सर नहीं होता। तो जब आपका इनपुट गलत है तो आउटपुट गलत होगा ही होगा। बाकी आपको मैं ये मानता हूँ जो एस्ट्रोलॉजर की आपको कुंडली में काफ़ी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन प्रारब्ध भी एक चीज़ है। प्रारब्ध ज्योतिष से बड़ी चीज़ है और हमारी कुंडली उसी के अनुसार चलती है। ज्योतिष में गणितीय गणना है तो कभी कभी गलत होने के चांस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 100% ट्रू चीज़ है कि आप बता देंगे। देखिए क्या है कि भविष्य कोई किसी का नहीं जानता है। ये भविष्य के ट्रेड को पता करने का एक प्रयास है, जो कि 50-60% 70% ये ठीक लगता है। कभी कभी गलतियाँ हो सकती हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि वो बना कौन रहा है कुंडली, बना कौन रहा है। देखिए कुंडली में बनाने वाले ये भी देखना पड़ता है कि कुंडली बनाने वाले की दशा कौन सी चल रही है वो किस मूड से बैठा है, किस मूड से बता रहा है। जैसे कि मैं अभी बताऊं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक कुंडली देखी जिसमें मुझे बताया गया कि ये कुंडली में आप बताइए इसके रिजल्ट। और उस महिला के हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा कि आपका जन्म कब का है? उन्होंने कहा 73 का जन्म है। मैं 73 में तो जन्म शनि इस राशि में था ही नहीं, ये तो 70 की कुंडली है। तो मैंने वो डिग्री टू डिग्री मिनट टू मिनट मैच करा के दिखाया। बोली मैं तो पूरी ज़िंदगी इसी से मेरे घर वालों ने शादी कराई है, हम तो इसी से देख रहे हैं, पूरी ज़िंदगी देखते रह गए कि मैच क्यों नहीं कर रही। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो नहीं पता ना कुंडली की जो है। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये जरूर ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जिससे आप कुंडली दिखवाएं वो एक गणितज्ञ जरूर होना चाहिए। उसको एक ज्योतिषी बनने की पहली शर्त यही है, गणित में प्रवीण। तो आप इस पर ध्यान रखें। तो अगर किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं और उससे हम शादी करना चाह रहे हैं और हमने देखा यार हमारी कुंडली थोड़ी सी मैच नहीं हो पा रही है, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं क्या किसी तरह से? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका एक शब्द है परिहार। जो भी आपकी कुंडली में दोष होता है उसको कुछ उपाय से, समाधान से, कुछ तो दोष अपने आप ही
खत्म हो जाते हैं। जैसे मांगलिक दोष है वो 28 साल बाद खत्म हो जाता है अपने आप ही, मतलब वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। किसी का भी मांगलिक है तो 28 साल के बाद वो अपने आप कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो परिहार में क्या होता है कि अगर उस मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए जो लग्नेश हो तो भी वो अपने इफेक्ट करता है। बहुत एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जिससे मंगल दोष खत्म हो जाता है। और मंगल दोष अगर कोई हो तो कहा जाता है मांगलिक लड़के की मांगलिक लड़की से शादी करनी चाहिए। इसमें भी क्या होता है, उच्च मांगलिक निम्न मांगलिक होता है। हमारी जितनी पॉपुलेशन है देश की उसमें अगर 6 भाव में मंगल है तो आधे लोग तो मांगलिक ही हो गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि उच्च मांगलिक क्या है, आंशिक मांगलिक क्या है। अगर किसी व्यक्ति की चंद्र कुंडली में और जन्म लग्न कुंडली में मंगल 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें घर में स्थित हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। यही चीज़ अगर दोनों कुंडलियों में हो तो ये उच्च मांगलिक दोष माना जाता है। अगर एक कुंडली में तो आंशिक मांगलिक दोष माना जाएगा। तो मंगल के इसके काफ़ी सारे उपाय हैं जिसको हम किए जा सकते हैं। कोई बहुत सामान्य चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ऐसे मेरे पास भी अभी मैं काउंसलिंग कर रहा था तो एक केस आया कि उन्होंने अपनी कुंडली दिखाया किसी एस्ट्रोलॉजर को और उन्होंने बताया कि आपकी पहली शादी नहीं चलेगी। मतलब पहली शादी करोगे तो या तो उसकी डेथ हो जाएगी या डिवोर्स हो जाएगा। पहली शादी आपकी नहीं चलेगी, उसके बाद आपकी शादी चलेगी। तो 2 लोग थे, वो आपस में प्यार कर रहे थे। उन्होंने कहा यार हम अभी शादी कर लेंगे तो हमारा तो शादी चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे पर्सन से, दोनों ने दूसरे से शादी कर ली। एक पर्सन ने तो ठीक है अपना डिवोर्स वगैरह कर लिया, वो आ गई। दूसरे पर्सन की जो लड़का था उसकी शादी हो गई एक ऐसे लड़की के परिवार, मतलब लड़की से जिसके परिवार में सभी पुलिस वगैरह बेल अब वो लड़की उसे छोड़ ही नहीं रही, मतलब जाना ही नहीं है शादी। अब वो लोग इस सिचुएशन में आके फंस गए हैं कि अब वो इंसान आ नहीं सकता है और ये अपनी शादी तोड़ के आके बैठे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्या ही सजेस्ट किया जाए कि उन्होंने क्या कर दिया? देखिए इसी को कहते हैं प्रारब्ध, ठीक है ना। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देना चाहता हूँ आपके लोगों को। ये जो हुआ है ये सामान्य घटना नहीं है जो आपने बताई है। एक बार गरुड़ महाराज भगवान विष्णु को लेके गए थे, यमराज के यहाँ कोई मीटिंग चल रही थी। तो बहुत देर हो गई तो गरुड़ महाराज वहाँ खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि कब आए हम वापस लेके चले इनको। तो वहाँ द्वारपाल के पास जब खड़े थे उन्होंने देखा एक बहुत प्यारी सी चिड़िया एक जगह बैठी थी और बहुत घबराई हुई सी। तो उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि ये क्या है भाई, ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतनी घबराई हुई है। उन्होंने कहा इसकी अभी ना मृत्यु होनी है, इसकी मृत्यु पर डिस्कशन चल रहा है, अभी ये मरने वाली है। तो गरुड़ महाराज ने कहा अरे ये तो फिर बड़ी, मैं भी क्या करूं। गरुड़ की स्पीड बड़ी तेज़ थी। उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना इतनी दूर छोड़ाता हूँ इनको पता ही नहीं लगेगा यहाँ के लोग गए। वो हज़ारों किलोमीटर जाके हिमालय के पहाड़ की कोठरी के अंदर उस चिड़िया को छोड़ के और जल्दी आ गए। और आगे जैसे आगे बोले ठीक है, बोले अब तो इनकी मीटिंग खत्म हो गई, आप अंदर जाओ। जब अंदर गए तो यमराज और विष्णु भगवान दोनों ही बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा थैंक यू गरुड़ जी, आपने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि हम स्वयं बहुत परेशान थे ये सोचकर कि ये जो चिड़िया है इसकी मृत्यु लिखी थी शास्त्रों में, हिमालय की गुफाओं के अंदर इसकी मृत्यु एक सांप के खाने से होगी। और हम ये इसके मृत्यु का समय निकट आ रहा था और हम ये सोच रहे थे कि इसको वहाँ तक कैसे पहुँचाएं। तो ये काम आपने कर दिया, थैंक यू। तो बचाने वाला ही काल बन गया, यही प्रारब्ध है। तो जो आपने बताया उस केस में प्रारब्ध जैसी हुई है, इसमें हम कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगे उनको, जो प्रारब्ध है उसका पाठ हम बनेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, चाहे अपने नंबर्स के थ्रू या अपनी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ज्योतिष से, कि हम किसी इंसान को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। ऐसा भी हमने देखा है, कई लोग बताते हैं ये करो, सामने वाले इंसान अट्रैक्ट होंगे तुमसे। क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, अपने शुक्र को मजबूत करें। शुक्र जो है पार्टनरशिप में एक बड़ी भूमिका निभाता है। शुक्र जो है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको समझना पड़ेगा हायरार्की। कुंडली में लग्न भाव होता है वो व्यक्ति के खुद का प्रतीक होता है, शरीर का। सप्तम भाव जो होता है वो उसके स्पाउस का होता है। चौथा भाव उसके घर मकान का होता है। और जो 8वां भाव होता है हमारी आयु का होता है। और दूसरा भाव हमारे पार्टनर की आयु का होता है। तो दोनों की आयु अच्छी चले तो वैवाहिक जीवन तभी तक तो चलता है अच्छा। जैसे हमारी उम्र होती है ऐसे विवाह की भी उम्र होती है। और इसमें सबसे प्रबल भाव होता है जो कि आपका होता है 12वां, शय्या सुख का भाव, बेड प्लेजर का भाव होता है। तो उस भाव का जो कारक है वो शुक्र है, ठीक है ना। और जो संतान प्राप्ति है वो पंचम भाव से होती है।
तो गुरु और शुक्र ये वैवाहिक स्थितियों के लिए बहुत कारक है, विवाह के लिए, संतान के लिए। तो इनसे संबंधित हमें उपाय करने चाहिए। तो लेकिन अगर केवल अट्रैक्ट करने की बात या आकर्षक करने की या प्रेम करने से संबंधित बात आ रही है कि आप किसी को आकर्षित करना चाह रहे हैं, हाँ। अपने शुक्र करो, बहुत नीट एंड क्लीन रहो, सफ़ेद वस्त्र पहनो, परफ्यूम, इत्र, इनका इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरीके से करो, तो निश्चित रूप से आप दूसरे को आकर्षित करो। हाँ, मैंने कहीं देखा तो उन्होंने कहा कि तुम शुगर खा के निकलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, अट्रैक्ट होंगे लोग, ऐसा। देखिए जैसे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका है, ठीक है, शुगर खाने से कई बार शुगर बढ़ी भी जाती है ना। वो तो है। या कोई इंसान वापस नहीं आ रहा है तो ये नंबर लिख के फ़ोन के नीचे रख दो, क्या अच्छा, इस तरह की चीज़ें वर्क करती हैं? मैं स्पष्ट तौर पे इसको नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। देखिए अंकों की या ज्योतिष की दुनिया में हर चीज़ की लिमिट है, तो हम हर चीज़ के ना आंसर नहीं होते, ठीक है। और वो जब कोई आपसे प्रश्न पूछे तो ये भी ध्यान रखना कि वो प्रश्न भी सार्थक है या नहीं है। बिल्कुल। आपके एक से एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक बार एक स्कूल में टीचर बच्चों की पढ़ाते हुए पिटाई कर देते होंगे, बच्चे बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा इनको परेशान करते हैं। तो उन्होंने 3 बकरियाँ रात को शाम को गए और स्कूल में 3 बकरियाँ ऊपर से कुदा दी, छोड़ दी और उन पर नंबरिंग डाल दी। सुबह स्कूल खुला, सारे बच्चे आ गए, टीचर चपरासी आ गए, वहाँ बकरियाँ घूम रही थी। तो चपरासी आगे बोला कि सर बकरियाँ घूम रही हैं 3 और चौथी मिल नहीं रही। बोले क्यों? क्योंकि 1 नंबर की बकरी है। बच्चों ने जब नंबरिंग की उन बकरियों पर तो 1 नंबर लिख दिया, 3 नंबर लिख दिया, 4 नंबर लिख दिया, तो लिखा ही नहीं। अब वो 3 बकरियाँ मिल गई हैं, 2 नंबर की बकरी गायब है। अब सब ढूंढने में लग रहे हैं, सब ढूंढने में लगे 2 नंबर की बकरी को। तो क्या 2 नंबर की बकरी मिलेगी? नहीं ना। तो हम अक्सर अपने जीवन में 2 नंबर की बकरियों को ढूंढ रहे हैं, हम 2 नंबर को ही ढूंढ रहे हैं। यानी हम उन चीज़ों को ढूंढने में अनायास लगे जिनके आंसर ही नहीं मिलेंगे। आप उस आदमी में प्रेम खोज रहे हो जो आपसे प्रेम करता ही नहीं, कैसे मिलेगा? ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो है कि आप पेपर पे लिख के कुछ रख लो, कुछ जला दो, ये कर दो, आपके खाने से मेरा पेट कैसे भरेगा? सबसे पहले हमें अपना व्यवहार ऐसा करना चाहिए कि सामने वाला हमसे मिलने के लिए तरसे, हमसे आकर्षित हो, आपके आचार विचार, फिर आपके ज्योतिषीय करना है, ज्योतिषीय समाधान जो कि वैदिक हैं, दैविक हैं। हम किसी भी नेगेटिव साइड की रेमेडी करेंगे ही नहीं, और सामान्य सी रेमेडी है, अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाओ, सब चीज़ें। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपनी न्यूमरोलॉजी ठीक करें, एस्ट्रोलॉजी ठीक करें, या अपना एक जो हम जी रहे हैं लाइफ, अपना बिहेवियर, उस पर ज़्यादा अपना व्यक्तित्व, अपना बिहेवियर। अगर आप इस पर काम करेंगे, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपकी सभी सही हो जाएंगी। क्योंकि बिना प्रभु की कृपा से तो आप आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, ये भी कोई दैवीय शक्ति है कि हम एक अच्छे ऑकल्ट साइंस के विषय पर बात कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जितना मेडिटेशन कर सकें उतना करें। हमारे यहाँ बड़ा भ्रम है कि मेडिटेशन 60 साल का आदमी मेडिटेशन करेगा। मेडिटेशन की अवस्था आज के हमारे युवा वर्ग को है बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वहीं पर है, ठीक है ना। हमें अभी हम काम करेंगे तो आगे लाइफ में हम कुछ कर सकते हैं, जब हमारी लाइफ ही एंड है उस समय हम करके भी क्या करेंगे? वही तो है ना। तो हमें सबसे पहले एक जिम्मेदार एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट होने के नाते मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने व्यक्तित्व का, अपनी सोच का विकास करना है। नंबर, अंक या ज्योतिष के सूत्र हैं जो पराशर ऋषि ने लिखे हैं, वो सब काम करते हैं आपके लिए, सब संबल का काम करेंगे। आप बिल्कुल करें, लेकिन अपना व्यवहार, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बौद्धिक क्षमताएं पर पूर्ण भरोसा रखें। बिल्कुल, अगर हम एज ए पर्सन अच्छे नहीं हैं, हम एज ए पर्सन अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या अपना बिहेवियर सामने वाले इंसान के लिए नहीं ला रहे हैं, हम केयर नहीं कर रहे हैं, हम सामने वाले इंसान से अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हमारे नंबर्स कितने भी अच्छे हो जाएं, अगर हमारा उसके साथ संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी ज्योतिषीय परंपरा में कहा जाता है कि ये हमारा जन्म जो है पूर्व जन्म के जो कर्म है उनके अनुसार, हमें प्रारब्ध के अनुसार हुआ है। तो भगवान ने सोच समझ के इस जो नियति है, जो सृष्टि का रचयिता है, उसने हमने ये योनि दी और हम यहाँ आए। तो भगवान को पता है इस व्यक्ति का कैसा जीवन है, किसका, हम उसकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। मैं और आप यहाँ बैठे, यहाँ भी 1000 ऑफ कॉम्बिनेशन लगे। मैंने कहाँ पढ़ाई की, कैसे मैं ज्योतिष में आया, आपने कहाँ पढ़ाई, आप ज्योतिष में कैसे हम लोग कनेक्ट हुए, और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन है, हमें उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। तो हमें ज्योतिषीय नियमों का पालन करना चाहिए, अपनी बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना चाहिए।
एक ये भी चीज़ आती है कि हाँ, मैं एक बात इनकम्प्लीट रह गई, मैं भूल गया था कि अब भगवान ने जब हमें पैदा किया है और भगवान ने भेजा है, तो भगवान ने हमें सारे उपकरणों के साथ भेजा है। हमारे लीवर है और दिल है, लीवर है, किडनी है, सब चीज़ें भेजी हैं, हमें हाथ पैर सब हमें बना के भेजा है। जैसे हमें सुख या दंड हमें भुगतने, उसी हिसाब से हमें शरीर दिया है। हाँ। किसी को शरीर दिया है, किसी के अंग में कोई दिक्कत है, कुछ है, तो भगवान हमने रेमेडी के साथ भगवान ने भेजा। जब भगवान इतना सब कुछ कर सकता था, तो अगर भगवान को पता होती तो वो हमें नग लगा के भी भेज सकता था। ठीक है, सब उसके पास सारा सिस्टम था। तो अगर हम, आप ये बताइए कि जो इतने बड़े बड़े प्लेनेट और मूवमेंट कर रहे हैं सारे लोग, आप 1 लाख 2 लाख का नग पहन लोगे तो क्या शनि कोई मूवमेंट की डिग्री चेंज कर देगा क्या? वो जिस गति से चल रहा है वो उसी गति से चल रहा है। बिल्कुल। ये रेमेडीज केवल आपकी मन के, आपके बिलीफ और बिलीफ सिस्टम पर काम करते हैं। डेफिनेटली वो चीज़ तो है। तो हमें पहले अपने व्यक्तित्व पर, हमारे आभा मंडल पर, हमारे आसपास के पारिवारिक माहौल पर, अपने गुरुओं की सेवा, अपने बड़े लोगों की, अब शनि है, किसी का शनि खराब है, सिंपल सी बात है, मजदूर का सम्मान करो, बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, आपका शनि अच्छा हो गया। आपका बुद्ध खराब है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दान करो। आपका शुक्र खराब है, स्त्रियों का सम्मान करो। तो बेसिकली सारी रेमेडी आपके शरीर और आपके व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने के लिए बनाई जाती है। ग्रह उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट जैसे हम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीज़ें करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ ये आपका है, तो आपके लिए इस तरह का राहु केतु शनि इस तरह से वर्क कर रहे होंगे। बट एक ही टाइम पे तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। जैसे आज अभी पूरी दुनिया में हर सेकंड 4 से 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी कि हर मिनट में 250 से 300 लोग पैदा हो रहे हैं। तो क्या सबके चीज़ें एक जैसी होंगी, उनका राहु केतु, उनका लाइफ सेम कैसे हो सकता है? देश काल पात्र, ठीक है ना। हर व्यक्ति जहाँ पैदा हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस में पैदा हो रहा है, ठीक है ना। एक तो वो जो पैदा हो रहा है 2 विभिन्न लोगों से पैदा हो रहा है, ठीक है। उनके अलग अलग प्रारब्ध के अनुसार वो बच्चे ने जन्म ले रहा है, जो उसका जेंडर है या कोई भी चीज़ है। तो उसके ये कहा जाता है ज्योतिष में भी कि 12 साल तक बालारिष्ट योग होता है। 4 साल तक बच्चा अपनी माता के कर्मों के अनुसार, 4 से 8 साल अपने पिता के कर्मों के अनुसार, और 8 से 12 अपने कर्मों के। यदि उस संबंध में कुछ भी अनिष्ट होता है, इसे बाला अरिष्ट बोलते हैं। अरिष्ट मतलब खराब चीज़। तो ये हम कुंडली में देखते हैं सारी चीज़ें। हमें केवल फोकस यही करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं एक ही समय में, अब चलिए इसमें और हम माइन्यूटली चले जाते हैं। तो पहली बात तो सब अलग अलग, कोई रिक्शे वाले घर में पैदा हुआ है, कोई बहुत बड़े अच्छे धनिष्ठ परिवार में पैदा हुआ है, उसके अपने प्रारब्ध हैं। किसी ने ज़िंदगी में पूरे श्रम करते करते कुछ नहीं हुआ, एक ने आँख खोलते ही उसे पता लगा मैं तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का है ना, वो है ना, इतने बड़े धनिष्ठ खानदान में, धनाढ़ जहाँ पर पैदा होती है वो अरबों का मालिक है। तो इसे आप प्रारब्ध नहीं, किस्मत नहीं कहोगे तो उसे क्या कहोगे आप बताओ। कर्म करने से, अब आप देखिए, कर्म करने से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कई बार बहुत कर्म करने वाले नीचे पिलर बन के रह जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों को नहीं मिलता है। वो प्रारब्ध है। हम प्रारब्ध से, प्रारब्ध में क्या जाता है, पहले प्रारब्ध बनता है, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। तो सब जो समान डेट ऑफ बर्थ में पैदा हो रहे हैं, अब आप देखिए ज्योतिष में तो इतनी बारीकी है कि आप तो एक जगह पैदा होने वाली बात है। मैं तो बता रहा हूँ कि एक गर्भ से अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं, वो तो एक ही माँ के गर्भ से एक ही जगह पर एक ही समय पे होंगे ना, जैसे जुड़वा बच्चे। हाँ। उनकी भी सृष्टि और नियति अलग अलग होती है ना। इसके ज्योतिष में इसका भी समाधान है, ज्योतिष में इसका भी कारण है। हमारी वर्गा चार्ट कुंडलियाँ होती हैं, D1 होती है, एक D60 कुंडली होती है। अगर 1 मिनट के अंदर से बच्चा पैदा हो जाए, उनकी कुंडलियाँ बदल जाती हैं। तो वहाँ पर सबके घर भाव बदल जाते हैं, उनके जीवन के प्रोमिसेस बदल जाते हैं। मतलब केवल डेट ऑफ बर्थ से ही सारी चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकती। डेट ऑफ बर्थ इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर है, बट इट इज नॉट अलोन फैक्टर। हाँ, बट मैक्सिमम टाइम पे एस्ट्रोलॉजर से ही होता है, डेट ऑफ बर्थ बता दो मैं सब बता दूंगा। मैं केवल इस बात में यकीन नहीं रखता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन काफ़ी बड़ा फैक्टर नहीं है। इसमें डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हम मूलांक, भाग्यांक, कोड नंबर देखते हैं, नंबरों की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। उसके बाद हम इनके 5 कोड नंबर होते हैं, हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 5 कोड नंबर में आपके मूलांक, भाग्य के साथ एक्सप्रेशन नंबर आता है, पर्सनैलिटी नंबर आता है, और उसके बाद आपका सोल अर्ज नंबर आता है, साथ में आपके अपॉर्चुनिटी नंबर आते हैं, आपके इवेंट नंबर आते हैं, पूरे न्यूमरोस्कोप बनते हैं, चार्ट बनते हैं। तो एक थंब इंप्रेशन की तरह हमारी ग्रिड बन जाता है। मतलब वो एक स्पेसिफिक एक पर्सन का डिफरेंट ही होगा। बिल्कुल, मैं इस बात में मतलब बहुत स्ट्रांगली आपसे, आपके पॉडकास्ट में बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, केवल डेट ऑफ बर्थ से आप भविष्यवाणी या किसी के डेट के बारे में नहीं बता सकते, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और जैसे नाम का भी कुछ होता है कि अगर मेरा नाम कुछ और है और किसी इंसान के साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, उसका नाम
आ रहा है, तो उसमें भी ऐसा कुछ होता है कि उसमें अगर एक ऐसे नाम वाले आए तो उनकी फाइट होगी या रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे? देखिए, इस बात में मैं बिल्कुल आपसे मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है इसमें मैं बहुत यकीन नहीं रखता, ठीक है, कि पहले नाम ये होगा तो वो मित्र होंगे, वो होगा तो शत्रु होंगे, 8 नाम वाले ये होंगे। अब राम भी था, रावण भी था, कितने अच्छे मित्र थे आपको पता ही है ना। बात ये है कि जिनके भी नाम अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में हमें लंबे समय तक रहना है, एक दूसरे के नाम का उच्चारण भी करना है, उन नामों में सौम्यता होनी चाहिए, ठीक है, वो बोलने में अच्छे लगे नाम, ठीक है ना। तो नाम कैसा भी हो, उनके नामांक के जो एक्सप्रेशन नंबर आ रहे हैं वो आपकी ग्रिड को सपोर्ट करनी चाहिए, है ना। और हाँ, नाम चेंज हो सकता है, नाम चेंज करने के नियम हैं, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ होती हैं, एक नेम करेक्शन और एक नेम चेंज, ठीक है। अक्सर ये देखा गया कि अगर आप नाम चेंज करें तो आप में एक नई पर्सनैलिटी का उदय होने चालू हो जाता है। जैसे कि मान लो एक लड़का है, उसका नाम गांव में उसके सुखवीर नाम है, उस बच्चे को सूखा सूखा कहते हैं। तो आप देखना सूखे नाम के लोग जो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं मिलते, वाइब्रेशन वो अडॉप्ट कर लेते हैं कि मैं तो सूखा ही हूँ, वो उसी तरह से बॉडी रिएक्ट करना चालू कर देती है। आप उनका नाम बदलवा बचपन में, अब बचपन में जहाँ बेसिक नेचर बननी है उसी बच्चे का नाम हटवा के बलवान सिंह करा दो, आप 1 साल बाद अंतर देखो उसमें, ठीक है। तो नामों का जो अर्थ है उनका बड़ा फ़र्क है अपने जीवन में। तो रिलेशनशिप में है तो आप नाम की वाइब्रेशन देखो, और अगर आप चाहते हो उसको नाम को चेंज करो अपने लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग। अगर हम सामने वाले इंसान को ऑफिशियली नाम चेंज नहीं करना चाहते हैं बट हम अपनी बोलचाल की भाषा में नाम चेंज कर लें तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है, ऑफिशियली आपका क्या नाम लिखा नहीं लिखा ये मैटर नहीं करता, आप क्या अडॉप्ट करना चाहते हो, आप आपके घर वाले, आपका समाज क्या अडॉप्ट करता है। तो नेम चेंज के लिए कभी भी हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज करके उसको कॉम्प्लिकेशन में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये केस हो चुका है। एक बच्ची थी हर्षिता, और प्लीज़ न्यूमरोलॉजी भी एक ऐसी साइंस है, इसको भी अनट्रेंड होकर अपना यूज़ ना करें, जो किताबों में पढ़ के बहुत सी। एक बच्ची का नाम था हर्षिता, तो उस बच्ची के नाम में एक ए उसके फादर को ऐड करना था, तो उन्होंने कहीं किताब पढ़ी तो उन्हें एक ए ऐड कर दिया, उसका नाम HARS जो था उसके बीच में ए लगा दिया, उसका नाम हाराशिता कर दिया। अब जैसे वो 6-7 में थी वो तब ये किया गया, अब 10th में आगे हारा 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 इसकी बुलिंग होने लगी। अब वो उसको गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा अपने नाम से। जब उसको पता लगा कि उसके पिता ने ये नाम चेंज किया इस तरह से न्यूमरोलॉजी का, हर्षिता तो अपने आप में हर्षित खुश होने का नाम है, तो उसे बहुत परेशानी हुई, और वो होते होते वो एग्रेशन क्रोध बहुत बढ़ता चला गया, वो बहुत एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया था। फिर उसका नाम हमने पूछा कि भाई अगर आपको ऐड ही करना था, अभी तो उच्चारण बदल गया ना, हाराशिता हो गया, हाराशिता का मतलब ही नहीं बचा और गलत मतलब आया उसका। अगर आपको हाराशिता करना था तो ए ही लगाना था तो पीछे लगा लेते, हर्षिता के बाद ये लगा देते, कितने ये लगाओ, है ना, तो अच्छा होता। लेकिन वही है कि ज्ञान और जो किताबों का बिना गुरु के जो ज्ञान मिलता है उससे। फिर उस बच्ची का नाम चेंज कराया गया हर तरह से। आज वो फिर वो धीरे धीरे उसे टेप अप के वो US में अपना पढ़ाई कर रही है, अब वो सब नॉर्मल है। नाम का बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। अब जैसे नाम है, मान लो नैना नाम है किसी का, आपको ए लगाना है, आपने अगर ए आगे लगा दिया तो नैना का अनैना हो जाएगा, मतलब ही चेंज हो जाएगा। नैना मतलब सुंदर नेत्र वाली, अनैना जिसकी नेत्र ना हो। तो यहाँ पर जब भी करें आप, अगर नेम चेंज करें या नेम करेक्शन करना है तो ये ध्यान रखिए उच्चारण कभी गलत ना हो, मीनिंग अच्छा होना चाहिए, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, आपकी लोशक को सपोर्ट करना चाहिए, और अच्छे से विधिवत रूप से आपको ये एस्ट्रोलॉजी पढ़नी या न्यूमरोलॉजी पढ़नी। हाँ, तो बेसिक ये है कि अगर आपको सच में किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लें कि वो है क्या, या उसको उतनी नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि अगर गलत सजेशन हो गया तो फिर आप उस हिसाब से एक्ट करोगे और वो आपकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें रिसर्च करने में कोई बुराई नहीं है। जब आप किसी के पास जा रहे हैं तो तार्किक दृष्टि से प्रश्न पूछें, और जब तक ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मेरे ख्याल से आज तक किसी पॉडकास्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया। एस्ट्रोलॉजर, अब डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं, कुछ की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कम होती है, इसे ऐसा हर फील्ड में है। टीचर भी किसी की बहुत अच्छे स्किल टीचर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर में भी आप स्किल ढूंढें, भेड़ चाल का पार्ट ना बने। कोई भी तथ्यों को जो आप सुनते हैं कहीं से भी, उन तथ्यों का प्रयोग करें, उनके पीछे अगर कोई लॉजिक लगे आप उनको मानें,
और खुली आंख से अनुसरण करें, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आपके खाने से मेरा पेट भरेगा। बिल्कुल। अगर और बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे इस बात को कह के जा रहा हूँ कि मैंने अपना जो अनुभव किया है 10-15 साल में जो ये समय कर रहा हूँ, मैंने माना है कि कहीं ना कहीं चीज़ों के सॉल्यूशन होते हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इसमें हेल्प करती है, लेकिन इसमें जो प्रमुख जो भूमिका है वो है साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान। हाँ, कि आपकी मानसिकता कैसी है। हाँ, इस बात को कहने में मुझे कोई भी मतलब संशय नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ कि मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट या वो एस्ट्रोलॉजर, मैं उसको भी 2 नंबर पर रखता हूँ। मनोविज्ञान बहुत बड़ा है। एक अध्यापक को, एक एस्ट्रोलॉजर को मनोवैज्ञानिक के रूप में अपना भूमिका का सही निर्वहन करना चाहिए, और उससे उनके सटीक प्रयास से और लगातार प्रयास से, कंसल्टेंसी एक प्रोसेस है, ये एक दिन में ख़त्म नहीं होता है। बिल्कुल। अगर इसमें रिजल्ट चाहिए तो आपके एस्ट्रोलॉजर को उस प्रश्न से जुड़ी हुई गंभीरता को समझ के आपको लंबे समय तक आपको फॉलो करना है, जिस पर आपको समाधान निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़ा है कि आप जिस एस्ट्रोलॉजर और जिस न्यूमरोलॉजी के पास जा रहे हो, आपको उनकी योग्यता बिल्कुल विश्वसनीय तरह से जांच परख करनी चाहिए, और बिल्कुल अपनी आंख खोलकर बिल्कुल विश्वास के साथ तर्कों के आधार पर जो रेमेडीज़ बताई जाए उनको मानना चाहिए। बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या ये चीज़ें ऐसे आ जाती हैं, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो ऐसा हो जाएगा। हमारा दिल बता देता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अपने मन की अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, और मैं आपको आपके स्किल्स को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इस इतनी कम उम्र में आपके प्रश्न भी बड़े गंभीर थे, और जो कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और निश्चित रूप से हम एक सकारात्मक माहौल में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को समझेंगे और इनका लाभ उठाएंगे और जीवन में अपनी सार्थकता बनाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत